Anyways, okay, we are going to start formation of female gametes in flowering plants. ठीक है? तो परंपरा अनुसार सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डायग्राम। परंपरा है। मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उसका डायग्राम क्लियर है ना? उसका क्लियर है ना? अब उसमें से जो एक स्टेम निकला हुआ रहता था, एक अलग पार्ट निकला हुआ रहता था, आज हिबिस्कस लाने वाले था कोई? क्या रहा? वही दिक्कत तो हमारे गार्डन में भी है। वो खिल रहा होता तो हम भी उसको यहाँ से दिखा देते। ये किस चीज़ का डायग्राम है? ठीक। लेकिन उन्हीं लोगों से अगर कह दो कि जितनी मेहनत आप हमारे घर से फूल तोड़ने में करते हैं उतनी मेहनत में अपने घर पे भी फूल लगा लीजिए तो हमको भी कुछ फूल मिलते रहे, तो वो नहीं करते हैं। ओके, इसको कार्पल भी कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। शेप यही रहेगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड स्टाइल, ठीक? एंड द होल पार्ट इज ओवरी, ठीक है? अब यहां पर कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक? इसकी जो आउटर वॉल रहती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, ना ना, ओव्यूल नहीं है, ओवरी तो ये है। दिस इज आउटर इंटैगमेंट और इनर वॉल को कहेंगे इनर इंटैगमेंट। यहाँ कहीं बीच में कुछ सेल्स आपके पड़े रहेंगे, ठीक? और यहाँ एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि हाँ चेल्जा रहेगा, लेकिन उसको चेल्जा नहीं कहते हैं। ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहेगा इस तरह का। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है? ये जो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड फिनोक्यूल, जो कि उससे जुड़ा हुआ रहता है। चैल्जा का तुमने नाम लिया है, चैल्जा और माइक्रोपाइल के बारे में एक चीज़ याद रखना, चूँकि ये फिगर हमने सीधा बनाया है इसलिए तुमको चैल्जा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो मिलेगा, अभी मैं वो भी बना के दिखा दूंगा, वो थोड़ा सा टिल्टेड है और
चेल्जा रीजन हमेशा माइक्रोपाइल रीजन के अपोजिट में रहेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर प्लेसेंटा कहाँ पर है या कैनिक्यूल कहाँ पर है। ठीक, इट इज कॉल्ड चेल्जा, तो यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर जहाँ ये जुड़ता है, ठीक है, ये आपकी आउटर इंटीग्यूमेंट से, इस पॉइंट को कहते हैं हीलम। ठीक, इट इज कॉल्ड ओवरी वॉल। हाँ, होल फिगर को ओवरी कहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसे ही हम कोरिलेट करके याद कर लेते हैं। जैसे होल फिगर को ओवरी कह रहे हैं तो उसके जो बाहर वाली वॉल है वो ओवरी वॉल हो गई। जहाँ पर 2 वॉल्स रहेंगी, एक आउटर वॉल हो जाएगी, एक इनर वॉल हो जाएगी। बस नाम याद करना रहेगा। आउटर वाली वॉल को आउटर इंटीग्यूमेंट कहेंगे, इनर वॉल को इनर इंटीग्यूमेंट कहेंगे। ये जो सेल्स इसमें पड़ी हुई हैं, ये क्या है? माइक्रो नहीं होगा, मेगा होगा। जब भी फीमेल सेल्स की बात होगी वहाँ पर मेगा रहेगा, जब भी मेल सेल्स की बात होगी वो माइक्रो होगा। इट इज मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ पर आपका प्लस भी होगा। पहले फिगर कंप्लीट कर लो, फिर जो है हाँ बना लो। ये जो ओपनिंग है, जहाँ ये वाली जो ओपनिंग है बीच की, इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एंजियोस्पर्म्स। दोनों का आंसर एक ही रहेगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स क्यों कहते हैं इनको? एंजियोस्पर्म्स क्यों कहते हैं इन्हें? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल देम एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, तुम्हारा नहीं रहा है, क्यों कहते हैं? पेनिकल को कहते ही नहीं है, इसमें पेनिकल है कहाँ? आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिफाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स और डिफाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एंजियोस्पर्म्स। आंसर आपको यही लिखना रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल मेरा ये है कि इन्हें एंजियोस्पर्म्स क्यों कहते हैं। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये ग्रीक और लैटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, जिसमें एंजियो का मतलब होता है वेसल्स और इसका मतलब होता है सीड। जब तुम ये पूरी प्रोसेस आगे होते हुए देखोगे तो तुम ये पाओगे कि इसी प्रोसेस से सीड बन रहा है, फ्रूट बन रहे हैं। सर, जी, ये जो फ्लूक्यू है, ये हाँ, और ये जो ये यहाँ पे क्या वही है ना उसका? हाँ हाँ हिलम है। इन दोनों में से
एक ही लग रहा है, एक ही लग रहा है ना। ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है, फिनेकल जहाँ पर आउटर इंटीग्यूमेंट से कनेक्ट होता है, दैट पॉइंट इज हिलम। एंड द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स प्लेसेंटा एंड आउटर इंटीग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड फिनिकल, फिनिक्यूल। कंफ्यूजन तो नहीं है अर्शित? क्लियर है? ये आपका डायग्राम है समझने के लिए। एनसीईआरटी में आपको डायग्राम जो मिलता है उसमें थोड़ा सा टिल्ट कर देता है, वो यहाँ ले आते हैं तो उनका माइक्रोपाइल यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, एल्जा इसका ठीक उल्टा यहाँ पर आ जाता है, लेकिन फिलामेंट आपका अलग से रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपका हेलम हो या जहाँ पर फिनिक्यूल हो वहीं पर आपका चेल्जा हो। ठीक, अब इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू कैसे होती है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू ऐसे होती है कि वी हैव स्टडीड कि हमारा पिछली क्लास में मेल गैमेट बन गया था। एक बात याद रखना, फीमेल गैमेट कभी भी अपने स्पेस को छोड़कर नहीं हिलती है, वो जहाँ है वहीं रहेगी। मेल गैमेट ही अपनी बारात लेकर आएंगे। ठीक है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि नेचर में, सोसाइटी में ये माना जाता है कि फीमेल्स कहीं कहीं पर मेल्स से नीचे पड़ जाती हैं। कुछ ऐसे सोसाइटल या कल्चरल थॉट्स कई जगहों पर हैं, बट आप नेचर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि नेचर ने फीमेल्स को ज़्यादा रिप्रोडक्टिव चॉइसेस दी हुई हैं। ठीक है, आप यहाँ भी देख रहे हैं कि जो मेल गैमेट आएगा वो इंटर करेगा या नहीं करेगा, वो ये डिसाइड कर रहा है। ठीक, होता क्या है कि मेल गैमेट आकर आपका स्टिग्मा पर अटैच होता है। अगर आप ध्यान दें तो इसका एक खास स्ट्रक्चर है और मेल गैमेट अमूमन राउंड शेप में होता है, राउंड शेप में होता है। ठीक, यहाँ से एंट्री करता है और यहाँ नीचे तक आता है, लेकिन इतनी आसानी से काम थोड़े बनता है, अभी तो बहुत प्रोसेस है भाई। बारात लेके जाते हो तो द्वार पे रोके जाते हो ना, वो प्रोसेस यहाँ भी है। ये क्लियर हो गया? सारा बना लिया? चलो अच्छा, आगे चलते हैं। तो वो कैसे कराएंगे? मतलब इसका प्रोसेस हम लोगों को दिखेगा। इसका प्रैक्टिकल कराना मुश्किल होता है, इसलिए आपको इसका प्रैक्टिकल कराने की जगह पे आपको इसकी स्लाइड्स दिखा दी जाती हैं। पहले से किसी ने किया रहता है, उसको स्लाइड पर प्रिजर्व कर लेते हैं, वो स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया जाता है। स्लाइड पे तो दिखाना अभी मुश्किल है, प्रोजेक्शन पे को दिखा दें, कल ही दिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि इनफैक्ट प्रोजेक्शन पे या सिस्टम पे देखना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि स्लाइड में जो आप देखते हैं वो अमूमन कलरलेस होता है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती चीज़ें। लेकिन जब आप सिस्टम पर या प्रोजेक्शन के थ्रू देखते हैं तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल मिल जाता है कि एक्चुअली ये कैसा होता है। और कल तुम लोग पूछ रहे थे ना कि सर इतनी लंबी लंबी थ्योरी कैसे याद रखें, क्या तरीका है? लंबी थ्योरीज को याद रखने का आसान तरीका है कि आप पूरी प्रोसेस को स्टेप्स में बांट दीजिए। स्टेप्स को याद रखना आसान रहता है, पैराग्राफ्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? स्टेप 1 अगर हम यहाँ बात करें, व्हाट विल बी द स्टेप 1? मेल गैमेट
नहीं, comes to stigma and enters into ओवरी। ओवरी ना लिखो अभी, तो स्टाइल में एंटर करेगा। ठीक है, एक चीज़ और है, कई फ्लावर्स में ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंगुलर होता है और कई फ्लावर्स में एक से ज़्यादा होता है। अगर सिंगुलर स्ट्रक्चर रहेगा, एक ही रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बाई का मतलब दो होता है। आप उसको यूनिकार्पल भी बोल सकते हैं, मोनोकार्पल भी बोल सकते हैं। इफ सिम तो चाहे आप इसको यूनी बोल दीजिए, चाहे आप इसको मोनोकार्पल बोल दीजिए। इफ मल्टीपल कार्पल है तो आप चाहे इसको नहीं, चाहे इसको नहीं रहेगा, ये फिर सिर्फ केवल मल्टी कार्पल कहलाएगा। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि यूनिकॉर्पल या मल्टी कार्पल का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो क्या बताएंगे? यूनिकॉर्पल में नहीं हैबिटस नहीं, उसका फ्लावर बताएंगे, वो जो एक कनेल का फ्लावर होता है उसका, क्योंकि दो तीन आसान बता दे रहा हूँ जो याद रहे। कनेल का बोटेनिकल नाम याद रखें थोड़ा। हाँ बोल सकते हैं, जैसे एवाकाडो होता है। एवाकाडो खाया है? खाया है? खाया नहीं है लेकिन एवाकाडो हो गया, पी हो गया। सबसे आसान मैंगो। मैंगो हमेशा याद रहेगा। मैंगो का बोटेनिकल नाम क्या है? रटे रहना। तो सबसे आसान भी यही है। अच्छा, मल्टीपल में क्या आ सकता है? लोटस और हिबेकस भी आ जाएगा। वो याद देखो, हिबेकस का फ्लावर ध्यान से देखो। हाँ, कल हम आज घर पे देखेंगे। ठीक। हम लेकिन उसका कनेल वाले का देखें ऐसे ये स्ट्रक्चर। हाँ, तो उसमें भी रहता है। हाँ, तो वो एक मतलब उसमें लेकिन ये स्ट्रक्चर एक ही था। किस पे? उसी पे। तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग स्ट्रक्चर भी तो होते हैं। उसको तो यूनी में रख सकते हैं। हाँ, अगर सिंगल है तो यूनी रहेगा, अगर एक से ज़्यादा है तो वो मल्टी रहेगा। ठीक है। ये जो छोटे छोटे सेल्स यहाँ पर पड़े रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, इनको क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल, MMC। बार बार ये आपके सामने आता रहेगा। अब होता क्या है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने पढ़ा होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन, पढ़ा है ना? क्लास 6 में। क्लास 6 में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन। साइंस में आप थोड़ा सा बताइए तो बताएंगे बड़े। उसका बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है। हाँ पढ़े, हम ही पढ़ाए थे। नहीं, हम पढ़े हैं ये। क्या होता है? डार्विनिज्म का है, डार्विनिज्म का ही तो है। डार्विनिज्म नहीं होता है, डार्विनियन होता है। हाँ, डार्विन। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। हाँ, कि जो है मतलब जिस चीज़ का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, हाँ वो लंबा होगा। वो तो एक रूल है। दूसरा रूल ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। दुनिया में वही स्पीशीज़ जिंदा रहेगी जो कि सरवाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा फिट रहेगी।
ठीक। तो यहाँ पर इतने सारे मेगास्पोर मदर सेल हैं, क्या सारे के सारे फर्टिलाइज होके आगे बढ़ते होंगे? एक केवल जाता है, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में रहता है। मान लो ये सेल फर्टिलाइज होके आगे चल रही है, ठीक। अभी इसका एग्जांपल लेके हम लोग चलेंगे। मान लो ये वाली सेल आगे लेकर हम चल रहे हैं। होता क्या है, सबसे पहला आपका काम यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किन में होता है, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा एंजियोस्पर्म्स में। और सर जो आप पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एंजियोस्पर्म में और फ्लावरिंग प्लांट, दोनों का मतलब एक है, स्लैश लगाकर दोनों के बगल में लिख सकते हो। क्या फ्लावरिंग प्लांट? अगर जैसे हम जो पहले हेडिंग लिखवा रहे थे उसमें लिखवा रहे थे ना रिप्रोडक्शन सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले राइट द रिप्रोडक्शन सिस्टम इन एंजियोस्पर्म्स, तब भी आपको आंसर यही लिखना है जो हम बता रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि एंजियोस्पर्म्स के नाम से नहीं लिखा है तो एंजियोस्पर्म्स में कुछ दूसरा लिखेंगे, लिखना यही है। एक और क्वेश्चन राइट माइंड में अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तभी एंजियोस्पर्म, तो भी आपको यही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ या इसकी पिछली वाली क्लासेस में बताया है। एंड इफ़ दे आस्क राइट डाउन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एंजियोस्पर्म्स, यू विल हैव टू राइट डाउन द आंसर दिस वन, ठीक है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने दिमाग में। अब यहाँ पर अभी आगे क्लियर हो जाएगा इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि एंजियोस्पर्म्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किन में होता है, तो आंसर रहेगा एंजियोस्पर्म्स में। और अभी क्लियर हो जाएगा कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस शुरू होगा। पहला जो स्टेप रहेगा दैट विल बी मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है सर, हमारे पास एक सेल होती है, इससे 4 सेल बनता है। ठीक। अच्छा ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये साइड में क्या है, साइटो, ठीक। और ये आपकी 2 न्यू सेल्स क्रिएट हो गई। ये आपका होता है मियोसिस फर्स्ट, ठीक। अच्छा ये बताओ, कोई सेल है, ठीक, और तुमने फिगर में देखा है, तुमने पढ़ा भी होगा कि एक बार न्यूक्लियस अलग अलग होता है, एक बार साइटोप्लास्ट अलग अलग होता है। दोनों चीज़ें होती हैं, साइटोप्लास्ट भी अलग होगा, न्यूक्लियस भी अलग होगा। जब न्यूक्लियस अलग होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब साइटोप्लास्ट अलग होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। हाँ, अगर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक। जब न्यूक्लियस अलग होगा दैट विल बी कैरियोकाइनेसिस, जब साइटोप्लाज्म अलग होगा दैट विल बी साइटोकाइनेसिस, ठीक। एक बार यहाँ तक आपकी प्रोसेस आती है, आपके 2n बन जाते हैं, ठीक। उसके बाद एक बार फिर से इनमें मियोसिस होता है, इतना बना लो फिर आगे की प्रोसेस चलते हैं। हाँ बना लो, डायग्राम आपको पूरे बनाने पड़ेंगे, उससे बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है।
तीन सेल मर जाते हैं, एक सेल बचता है। डन। अब जो आपके पास 4 सेल्स बनती हैं, वो 4 सेल मर नहीं जाती हैं, उसको कहा जाता है दे आर डीजनरेटिव सेल्स। डीजनरेटिव सेल्स का मतलब होता है कि उनमें आगे जनरेशन नहीं होगा। ठीक है, और जो आपकी एक सेल बचती है दैट विल बी जेनेटिव सेल भी कह सकते हैं। वैसे किताब में जो आपको लिखा हुआ मिलेगा दैट विल बी फंक्शन सेल। ठीक है, क्योंकि वही काम कर रही है, काम की एक आइटम मिलती है दैट इज फंक्शन सेल। एक्चुअल जो फीमेल गैमेट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा फंक्शन सेल में। ठीक, फंक्शन सेल में होता क्या है, आपका मियोसिस वहाँ पर होकर ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पर माइटोसिस होगा। ठीक, मियोसिस किसने खोजा था? सर किसको मियोसिस को? ऑस्कर हर्टविग, ऑस्कर HERT। हाँ, वो एच नहीं होता है, एच होता है, एच नहीं है। ये हमारी आपकी ज़बान में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है जिसको बोलते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस। वो आदमी का डायलेक्ट होता है, वो जहाँ पर रहता है उस जगह की बोली का प्रभाव उसके बातचीत में रहता है, उसकी ज़बान में रहता है। अब जो आपके पास एक फंक्शन सेल बची हुई थी ना, उसमें जो माइटोसिस होगा, तो आपको पता है कि माइटोसिस होकर 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, पता है। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आपका ये फंक्शन सेल में माइटोसिस होगा, उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न अभी आपको नहीं दिखाई देगा। उसमें अभी आपको साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं दिखाई देगा। होगा क्या, उसी साइटोप्लाज्म के अंदर नए सेल्स बनते रहेंगे, और कब तक बनते रहेंगे? जब तक वो 8 सेल्स में कन्वर्ट ना हो जाए। जब ये 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे देन द प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड। ठीक, बना लो, ये भी उसके प्रोसेस का एक हिस्सा है। किस स्टेज पर? जब यहाँ पर आपको दिख रही है वो डिप्लॉयड है, जैसे ही इसमें मियोसिस हो गया, ये हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तब तक माइटोसिस होता रहेगा। इसको चाहो तो लिख लो, माइटोसिस विल कीप हैपनिंग अंटिल इट मेक 8 सेल्स।
जी। आप ओवरी का फिगर बनाए थे और उसमें जो मदर सेल रखे थे वो सिर्फ 4 ही रखना कंपल्सरी होगा, 4 रखना, क्योंकि 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। मदर सेल को हाँ। रख सकते हैं, 4 ही क्यों रख सकते हैं? नहीं, जैसे कहते हैं कि 4 जो है वो होता है और उसके बाद फिर एक जो है जनरेटिव सेल वो बचता है और फिर जब मदर सेल में मियोसिस होगा देन इट इज़ नेसेसरी टू कीप 4 सेल्स। अगर सिर्फ मेगास्पोर मदर सेल की हम बात कर रहे हैं जो कि ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है, वो 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, हम समझ रहा हूँ, हो गया। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला था। क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ फ्रूट्स में सिर्फ एक गुठली होती है, कुछ फ्रूट्स में मल्टीपल गुठलियाँ होती हैं, सीड जिसे आप बोलते हैं, बीज। कुछ फ्रूट्स में एक होती है, जैसे आम में एक होती है, एक ही गुठली होती है ना। वाटरमेलन में, पपाया में, गुआवा में मल्टीपल सीड्स होती हैं। कैसे होती हैं? इसी वजह से अभी इसमें आगे पढ़ाया जाएगा, इसी चैप्टर में है हम लोगों को बताया भी गया। तब तो तुम्हें हमें आगे आगे चलना चाहिए। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, वो जो 8 सेल बनी है ये रीअरेंज होती हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट में 2 सेल्स यहाँ आ जाएंगी और 1 सेल यहाँ आ जाएगी, 2 सेल्स यहाँ आ जाएंगी और 3 सेल्स यहाँ आ जाएंगी। और ये जो किनारे किनारे का स्ट्रक्चर है, ये इसके किनारे सेल वॉल बन जा रही है, जैसे यहाँ पर बन गई है, यहाँ पे भी बन गई है, ठीक है। सेल वॉल बनने का मतलब है कि सेल अब एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन गई है, अब वो अलग हो चुकी है, ठीक। यहाँ पर जो 2 सेल्स हैं उसके साथ क्यों नहीं बनी है? हाँ, तो ये क्या कुछ और है? इस पर भी सेल वॉल बनेगी। इसकी सेल वॉल बनती किससे है? जो साइटोप्लास्ट है आपका, यही इसके किनारे आकर आपके सेल वॉल बना लेगा, इसके अंदर नहीं बनता है, ठीक। अब जो ये दोनों सेल्स होती हैं सबसे ऊपर की, ये कौन सा साइड है? माइक्रोपाइल। ठीक, नीचे वाला कौन सा साइड हो जाएगा? ठीक, जो ये दोनों सेल्स हैं, इधर वाली, ऊपर वाली, इसको क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल। ठीक, ये जो इकलौती यहाँ पर सेल बची हुई है, इट विल बिकम एग सेल और फीमेल गैमेट। ठीक, ये जो नीचे 3 आपकी आती हैं वो आती हैं एंटीपोडल। This is a not nucleus. It's a they are central cells. They are central cells. अब यहाँ पे प्रोसेस समझने की बात ये है कि स्टिग्मा से आपका मेल गैमेट आता है, ठीक है, और स्टाइल से होता हुआ यहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। अच्छा, स्टिग्मा से आने के बाद क्या इतना आसान होता है फीमेल गैमेट तक पहुँचना? या ये सिनर्जिड सेल का काम क्या होता होगा? देखना कि मतलब ये यूजफुल है, नहीं, ये रहता है कि वो मतलब सेम फ्लावर का है कि नहीं है। हाँ, जैसे घर में कुछ बड़े बुजुर्ग रहते हैं और देखा करते हैं ये अपनी बिरादरी का लड़का है कि नहीं है, इसकी शादी अपने घर में करने लायक है कि नहीं है, सैलरी इसकी ठीक है कि नहीं है, घर इसका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है।
वही काम यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स करती हैं कि जब भी कोई मेल गैमेट स्टिग्मा पर आकर बैठता है तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि ये सेम फ्लावर का है या नहीं है। अगर वो सेम फ्लावर का नहीं होता तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगर सेम फ्लावर का होता है, स्टिग्मा की ओपनिंग खुलती है, स्टाइलस से होते हुए नीचे तक आता है। ठीक, ये वही रिश्तेदार हैं जो शादी के काबिल लड़के लड़कियों पर निगाह बनाए रखते हैं कि फलाने की लड़की बड़ी हो गई है, फलाने का लड़का बड़ा हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ये एक फिन टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, उसके बाद बताने में इतनी देर। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करते हैं ब्रश लाइक, उसको क्या कहते हैं? किताब से देख देख के मत बताओ। इसमें देख लीजिए जितना बताया है, किताब से कुछ मिले। किताब से कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसा मत कहो भाई, मेरा पूरा लेक्चर बेकार हो जाएगा। कैनिकुलर अपरेटस कभी सुना? कैनिकुलर अपरेटस, अपरेटस याद रखना, ये याद रहेगा। अपरेटस का मतलब ये होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और इसका काम इतना होता है कि जब वो वहाँ से आएगा, अब ये यहाँ पर इससे फ्यूज़ होगा और इसके आगे फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसको भी बना लो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन बताइए। फिर से बिल्कुल पूछिए। हाँ पूछिए पूछिए। कि जो हैबिस्कस का फ्लावर होता है जी, उसमें तो सर अलग अलग होते हैं। हाँ। अब जैसे रेड वाला हो गया, स्किन कलर का हो गया, हाँ। या और सब, तो सर जो स्किन कलर का मतलब पॉलन होता है, हाँ, वो आता है इसमें, तो वहाँ पे होगा रिप्रोडक्शन कि नहीं होगा? सांवले आदमी की शादी अगर गोरे आदमी से होगी तो उसकी संतानें पैदा होंगी या नहीं होंगी? क्यों? वो रहता है क्या? अब याद भी रहेगा ये कि कैसे। क्यों होगी? क्योंकि स्पीशीज तो सेम है ना भाई, आदमी ये भी है, इंसान वो भी है, तो बच्चे तो होंगे ही। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, अगर कोई बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन का है, तो बच्चे डस्की कॉम्प्लेक्शन के हो जाएं या सांवले रंग के हो जाएं, ये हो सकता है। अगर आप एक रेड फ्लावर को एक वाइट फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो हो सकता है वो कंप्लीट रेड ना रह जाए, कंप्लीट वाइट ना रह जाए, पिंक हो जाए, या बीच बीच में कहीं पर वाइट की एक लाइन आपको दिखाई देने लगे। ये नहीं होगा कि हिबिस्कस पे आपने कनेर का पॉलन डाल दिया और वहाँ पर रिप्रोडक्शन हो जाए, ये नहीं होगा। हिबिस्कस पर हिबिस्कस का अगर पॉलन आया है, वो किसी भी कलर का हो, वहाँ पर पॉलिनेशन होगा। डन।